हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो आपका लेक्चर होगा वो होगा पल्लव वंश के बारे में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पल्लव वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और दक्षिणी भारत के इतिहास में पल्लव वंश ने अपनी किस प्रकार से भूमिका जो है वो अदा की थी। ठीक है, हमारा दक्षिणी भारत का इतिहास लंबे समय से चल रहा है। हम चोल वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, हम संगम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, हम गुप्त वंश पढ़ चुके हैं, हम गुप्तोत्तर काल पढ़ चुके हैं। और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने हर्षवर्धन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो आप लोग निश्चित ही ये क्रमबद्ध वीडियो जो है वो देख रहे होंगे। तो आज हम पल्लव साम्राज्य पढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आप लोगों को जो स्थिति है वो बोर्ड के माध्यम से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है पल्लव साम्राज्य, ठीक है, काफी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। तो पल्लव साम्राज्य एक राज्य की स्थिति क्या करता है, अदा करता है। और यहाँ आपको जो बोर्ड पर ये दिख रहा है, ये कोई टाइगर नहीं है, ये कोई बाघ नहीं है, ये कोई शेर नहीं है, ये ध्वज का निशान है। ठीक है, जो पल्लव वंश के जो शासक थे वो अपने ध्वज पर, वो अपने झंडे पर इस प्रकार की जो चिन्ह हैं उनका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, इस प्रकार के ध्वज का प्रयोग ये किया करते थे। तो ये याद रखना है कि पल्लव वंश के शासकों के ध्वज पर, ध्वज जो है वो किस प्रकार का है। आप इसे अपने पेज पर बना सकते हो, सामान्य है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, ये जो आपको कलर इसमें ब्लैक दिख रहा होगा तो ये हमेशा लाल रंग का होता था। ठीक है, किस रंग का होता था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो शेर आपको दिख रहा है, इसके जो अंदर का कलर होता था चारों तरफ, ये लाल रंग का होता था। इसलिए ये बात कोने में लिख लेना, क्योंकि ये स्क्रीन पर आपको रेड रंग शो नहीं हो रहा, लेकिन ये लाल रंग का होता था। ठीक है, आप देखिए थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये जो मैप में आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र। चलो मैं कुछ चंद सेकंडों के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे चश्मे वाले हों। ये देखो, क्लियर? ये देखिए, अब देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला है पल्लव वंश का। किस वंश का है ये है रिलेटेड टू पल्लव वंश। तो पल्लव वंश इस क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में। आप लोग समझ सकते हो, देखिए ये वाला क्षेत्र हो गया आपका आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वर्तमान स्थिति बता रहा हूं, ये आपका हैदराबाद वाला इलाका हो गया। ठीक है, ये आपका यहां से गोवा, ये केरल, ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक डिवाइडेशन है। ठीक है, और ये आपकी श्रीलंका यहाँ पे है। तो वर्तमान से इसका कोई मतलब नहीं है, ये उस समय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के इलाकों तक क्या था, फैला हुआ था। तो पल्लव वंश की स्थिति बिल्कुल ऐसी है, ये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी क्या करता था, छीता था। ठीक है, तो याद रखना है पल्लव वंश कहाँ पे था, तो पल्लव वंश जो है वो भारत के दक्षिण में था और इसकी सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में फैली हुई थी और कुछ हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश को भी क्या करता था, टच करता था। ठीक है, तो देखिए अब आपने ये देखा, अब देखिए ये जो है शुरू में चालुक्य और इनसे क्या थे, कनेक्ट थे। ठीक है, क्या थे, कनेक्ट थे। अब देखो जैसे इनके कुछ इलाके में आपको बताता हूं, जैसे इनकी देखिए राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी, कांची थी। क्या थी, कांची थी। और कांची कहां पड़ता है, जरूरत नहीं, कहां से कांची और कहां से कर्नाटक, कहां है ये, कर्नाटक में है। इनकी जो भाषा थी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो थी तमिल। क्या थी, तमिल इनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, इनकी राज्य भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी। इसके अलावा संस्कृत भाषा का भी क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। आप समझ सकते हो, जैसे वर्तमान में हम हिंदी बोलते हैं, धुआंधार हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश भी कुछ ना कुछ आप लोग समझ लेते हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे ऐसे करके तुम इस्तेमाल करते हो। तो तमिल फर्स्ट लैंग्वेज हो गई इनकी, और संस्कृत को आप सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हो, या उस समय के राज दरबार में जो विद्वान लोग आते थे वो उनकी कॉमन भाषा होती थी। ठीक है, तो तमिल और संस्कृत दो भाषा हो गई। धार्मिक समूह हिंदू है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का तो कोई सिस्टम था ही नहीं उस समय, तो धार्मिक समूह उस समय हिंदू था। इनका जो शासक होता था उसको क्या कहते थे, इनके शासक को राजा कहते थे। इनके शासक को क्या कहते थे, तो इनके शासक को राजा कहते थे। और इनकी जो स्थिति है, देखिए इनकी जो स्थिति है वो अलग अलग है। मैं जब एक एक करके राजा को पढ़ाऊंगा
तो इनकी अलग अलग स्थिति में तुमको बताऊंगा। ठीक है, ये मध्य प्राचीन काल का है और आज ये क्या है, भारत का हिस्सा है। टुडे कहाँ स्थिति है, तो आज ये क्षेत्र पूरा किसमें है, भारत के अधीन कर लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार के अंडर में है ये पूरा क्षेत्र। अब देखिए ये देखिए ना, अब देखिए पल्लव राजवंश जो है वो दक्षिणी भारत का क्या है, एक राजवंश है, दक्षिणी भारत का एक हिस्सा है। और ये चौथी शताब्दी में ये राजवंश फला फूला और कांचीपुरम में राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। कहाँ पे कर लिया, कांचीपुरम में। कांचीपुरम का जो क्षेत्र है उसके आसपास इन्होंने क्या किया, अपना राज्य जो है वो स्थापित कर लिया और लगभग 600 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, राज्य किया। और कैसे किया, जब एक एक शासक के बारे में अध्ययन करेंगे तब आप इसकी क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो। तो कितने समय तक इन्होंने शासन किया, तो 600 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो तमिल और तेलुगु, कौन कौन सी, तमिल और तेलुगु जो हैं, यहाँ की राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं उस समय हुआ करती थी। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, ये जो बौद्ध धर्म है इसका भी कुछ प्रभाव उस समय निश्चित ही रहा। देखिए बौद्ध धर्म से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, कोई क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहा है। और ध्यान योग को इन्होंने, इस राजवंश के लोगों ने चीन तक क्या किया, फैलाया। देखिए कोई भी शासक है वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन दूतमंडल भेजा करते थे। आपने हर्ष के समय ये सब कुछ पढ़ा था, आपने सम्राट अशोक के समय गुप्त वंश में पढ़ा था। तो प्रत्येक वंश के शासक थे वो कुछ क्षेत्रों का क्या करते थे, फैलाते थे, जैसे कि ये ध्यान योग हो गया। ठीक है, और जो इस वंश के जो राजा हैं, इस वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो ना कि धार्मिक वेद ग्रंथों के अनुसार हमारा जो समाज है वो 4 भागों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पल्लव वंश के शासक अपने आप को क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। ध्यान कर लेना, पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पल्लव वंश के शासक किस वर्ग से रिलेटेड थे, किस वर्ण से रिलेटेड थे, तो याद रखना है ये क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय थे। यहां तक क्लियर। पल्लव वंश जो है 4वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, लगभग 600 वर्षों तक इन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला। कांचीपुरम के आसपास अपने क्षेत्रों को विकसित किया। तमिल इनकी प्रारंभिक भाषा थी, संस्कृत इनकी द्वितीय भाषा थी। राजा सत्ता का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि पल्लवों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, किस प्रकार पल्लवों की उत्पत्ति जो है वो होती है। अब पल्लवों की उत्पत्ति में देखिए, ठीक है, आपको वीडियो पे ध्यान देना है, मेरा चेहरा में कितनी रोशनी आ रही है ये सारी चीज नहीं देखनी, आपको फोकस करना है बोर्ड पर। तो पल्लव राजवंश, कुछ विद्वानों ने पल्लवों की उत्पत्ति जो है वो कहां से मानी है, पार्थियन लोगों से बतलाई है। ठीक है, पार्थियन जानते हो ना आप लोग, ये जब आप लोग काबुल से ऊपर निकलोगे, काबुल जो है, गांधार जो है, कांधार जो क्षेत्र है, इससे ऊपर जो पार्थियन लोग होते थे, तो इनसे इनकी क्या मानी है, उत्पत्ति मानी है। ठीक है, लेकिन बाद में किंतु पल्लव और जो पल्लव है इन नामों के क्या हैं ये बताते, दोनों क्या थे, समान थे। कुछ शब्दों का अंतर जो है वो पड़ गया था, जैसे पानी और पानी बोलते हैं ना, तो ऐसे बोला पल्लव और पल्लवों की। ठीक है, और ये कहा कि ये लोग कहीं बाहर के कहीं नहीं है, ये लोग साउथ के ही रहने वाले हैं, साउथ के ही रहने वाले हैं, साउथ इंडिया के ही रहने वाले हैं। तो इनको बोला गया है, ये मूलतः तमिल जो हैं वो टोंडेयर अथवा टोंडमान का संस्कृत रूप था उस समय। ये बताया था कि दक्षिणापथ के रहने वाले हैं, दक्षिण के रहने वाले हैं, केवल भाषा के अनुसार शब्दों में क्या आ गई, थोड़ी भिन्नता आ गई है। ठीक है, इसके संबंध में तर्क दिया गया कि जो तमिल शब्द है टोंडेयर, इसका संस्कृत रूप में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पल्लव हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पल्लव जो हैं वो प्राचीन काल में क्या काम करते थे, दूध धोने का काम करते थे, दूध काढ़ने का, दूध बांटने का काम जो है वो पल्लव किया करते थे। हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, ग्वाले जो होते हैं, दूधिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध बांटने का काम करते हैं। ऐसे ही साउथ में पल्लव जो हैं ये दूध धोने वाले अथवा ग्वाले। क्लियर। तो हमारे यहाँ पर जिसको ग्वाले बोले जाते हैं, जिनको गोपाल कहा जाता है, जिनको दूधिया कहा जाता है, ऐसे ही साउथ में इन पल्लवों को कहा जाता है। ये विद्वान की थ्योरी है
और प्रत्येक विद्वान अलग थ्योरी देता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि पल्लव जो है वो साउथ में दूध बेचने का काम करते थे, ग्वाले का काम किया करते थे। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो ठीक है, इनकी वंशानुगत स्थिति हमको पता चलती है, लेकिन जो है मणि मेखले क्या कहती है? मणि मेखले ये कहती है कि प्रथम पल्लव नरेश को एक चोल और एक नाग राजकन्या की संतान ये बताते हैं कि बोलते हैं कि एक तो इनमें से क्या थे, पल्लव नरेश थे, और एक जो है नाग वंश की राजकन्या थी, इनसे इनकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? मणि मेखले में लिखी हुई है। कहाँ उत्पत्ति है? मणि मेखले में ये बात बताइए कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक पल्लव नरेश और एक राजकन्या जो नागवंश से संबंधित है, इन दोनों के मिश्रण रूप से पल्लव क्या हुए? उत्पन्न हुए। ठीक है, इसको मणि बल्लकम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं, जैसे काशी प्रसाद जायसवाल हैं, ये मानते हैं कि जो पल्लव हैं वो बाकाटकों की शाखा रही है। कौन मानते हैं ये बात? काशी प्रसाद जायसवाल इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि ये बाकाटक थे उनकी ब्रांच से संबंधित थे। कुछ ये कहते हैं कि ये उत्तर के कायस्थ थे, उत्तरी ब्रांच के जो होड़ों के आक्रमण के समय ये जो वंश फैला हुआ था, इससे क्या थे? ये रिलेटेड थे, और ये पहले सैनिकों का काम करते थे, सैनिक वृत्ति का काम करते थे, बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो ऐसी भी थ्योरी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके संबंध में बहुत सारी थ्योरियां जो हैं वो दी गई हैं। पल्लवों को ब्राह्मण भी बताया गया है। कुछ इतिहासकार इनको द्रोणाचार्य से संबंधित मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनको अश्वत्थामा जो है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, उनके वंश से मानते हैं। तो इस प्रकार की अनुश्रुतियां भी इतिहास में देखने को मिलती हैं। इनको द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इनके वंश से भी माना गया। देखो इतिहासकार हैं, इतिहासकार की थ्योरी भी एक कवि की थ्योरी के आधार पर ही चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके संबंध में ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पल्लवों को ग्वाले भी माना गया है। एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारी किताबें इनके ऊपर लिखी जाती हैं। चलिए अब देखिए हैंसोंग ये कहता है, इसकी बात का जिसको ऐसे राइटर जो होते हैं ना, विदेशी राइटर, उनके नाम याद रखा करो, उनने इनको क्या माना है। तो हैंसोंग ये कहता है कि जो पल्लव थे ये क्या थे? क्षत्रिय थे। पल्लव जो थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। और जब से स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने से पहले सातवाहन वंश, कौन? सातवाहन वंश के क्या थे? ये सामंत थे। सामंत आप लोग जानते हो ना कि किसी राजा ने एक क्षेत्र दे दिया, जा भाई तो यहाँ पे क्या करना? शासन करना मेरी तरफ से, मेरे रूप में, और वहाँ से कर उगाना है, मुझे देना है। तो वो सामंत होते थे। तो राजाओं के नीचे सामंत करते थे ना, जैसे एक कलेक्टर होता है। तो राज्य सरकार क्या कहती है? जा तुम जयपुर के बन जाओ, तुम भरतपुर के बन जाओ, तुम अलवर के बन जाओ, वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालो और हमें क्या करते रहो? रिपोर्ट करते रहो। तो ये स्थिति उस समय इनकी हुआ करती थी। बाद में क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, और कांची जो प्रदेश है इन पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की थ्योरी जो है इनसे संबंधित मिलती है। अब देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है ना बोर्ड पर, बताइए किस किस की आंखें सही काम कर रही हैं? ये वाला चित्र जो आपको दिख रहा है, ये देखिए कैलाशनाथ का मंदिर है, ये कांचीपुरम में स्थित है। तो इसकी बनावट और चित्रकला जो है वो आपको दिख रही होगी। तो ये पल्लव काल का है। किस काल का है? ये पल्लव काल का क्या है? मंदिर है। ठीक है, ये आपको इस समय की चित्रकला इसमें दिख रही होगी। अब इनकी चित्रकला की विशेषताओं का मतलब आप लोग जानते हो ना, इनकी जो चित्रकला होती है, देखो चित्रकला की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे आप लोग सोचो सब पता कैसे चलता है? द्रविड़ शैली हुई, या फिर मुगल वंश से हुआ, या फिर द्रविड़ इंडो द्रविड़ हुई, या फिर हिंदू शैली के मंदिर हुए। तो इनकी विशेषताएं हमेशा पता लगाई जाती हैं। देखिए हिंदू शैली की जो मुख्य विशेषता होती है उसका पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे। इसमें क्या होता है? शिखर होता है। हिंदू शैली में क्या होता है? शिखर होता है। और मुगल शैली में क्या होता है? मुगल शैली में गुम्बद होता है। ठीक है, मुगल शैली जो होगी उसमें क्या होगा? गुम्बद होगा। और जो हिंदू शैली होगी उसका जो शिखर होगा वो कैसा होगा?
शिखर नुमा होगा। आपने कभी मंदिर पे गुम्बद बना देखा है क्या? आप लोग अपने आसपास देखते हो कोई गुम्बद देखा हो मंदिर के ऊपर? गुम्बद जो शैली है, देखिए आजकल जो बनावट है, ताजमहल आपने देखा होगा, आप किसी भी मस्जिद या मीनार के आसपास गए होंगे तो वहाँ की जो शैली होती है वो गुम्बद नुमा होती है। बाद में बौद्ध धर्म, देखिए ये बात की बात नहीं है, ये पहले की बात है, बौद्ध धर्म में सबसे पहले गुम्बदों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, लेकिन इस्लामिक शैली ने इसे बड़े स्तर पर किया और इसको मस्जिदों में क्या किया, बड़े स्तर पर अपनाया। ताजमहल आप देखते हो ना ऊपर से कैसा बना हुआ है, इसी प्रकार। इसके अलावा इनके जो पिलर होते हैं ना, देखिए ये पिलर आपको दिख रहे हैं, ये पिलर, इन पर क्या है, पिलरों पर अलंकरण किया गया। देखो शेरों के चित्र बनाए गए, शेर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए ये शेर इन पिलरों पर बने हुए हैं। आप लोग जो मंदिर देखते हो ना, उन मंदिरों पर महिलाओं के चित्र, पुरुषों के चित्र, नृत्य करती हुई महिलाएं, या फिर कोई बहुत सारी मूर्तियों में उनको दिखाया जाता है, वासनाओं के प्रकार दिखाए जाते हैं। महिला और पुरुष विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में चित्रांकन में दिखते हैं। अजंता की गुफाओं में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, चित्रों में आप देख सकते हो, तो उसमें वासना रूप में जो स्त्री और जो पुरुष होता है उनको दिखाया जाता है। तो इन्हीं से इनकी शैली है, इसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे मंदिर के सामने एक विशाल प्रांगण का होना, ठीक है, आप और ये दोनों समानता है। मुगल शैली में भी समानता होती है। जब आप कभी भी आगरा गए हों या फतेहपुर सीकरी गए हों तो देखते हैं दोनों के सामने एक बहुत बड़ा प्रांगण खाली छोड़ा जाता है और उसके चारों ओर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे मकबरे या बरामदे बनवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत का महाविद्यालय अजमेर था, तो वो पहले संस्कृत विद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसके ऊपर के प्रांगण को तोड़ ताड़ के उसके ऊपर राय जी के झोपड़ा क्या करवा दिया, निर्मित करवा दिया। तो ऐसा नहीं कि पूरा खोद के ही बदला जाता था, केवल ऊपर के सिस्टम को चेंज करते थे। वही तो बताता है किस शैली का है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी जो भाषा है, मैंने आपको बता दी है। शुरू में इनके जो पत्र मिलते थे वो प्राकृतिक भाषा से ज्ञात होते हैं, बाद में संस्कृत भाषा के भी इसमें मिले हैं। तो सर्वप्रथम जो नाम मिलता है वो किसका मिलता है, सर्वप्रथम नाम मिलता है सिंह बर्मन का। सबसे पहले नाम किसका मिलता है, सिंह बर्मन का नाम मिलता है, ठीक है। कहां से जानकारी मिलती है, शिव स्कंद बर्मन। कहां से जानकारी मिलती है, शिव स्कंद बर्मन से ये जानकारी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। जो पल्लवों का जो क्षेत्र था वो कहां तक फैला हुआ था, तो पल्लवों का क्षेत्र कृष्णा नदी से दक्षिण में बेल्लारी जो ये जो पैतृक क्षेत्र पड़ता है ना, तुंगभद्रा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको विजयनगर साम्राज्य के दौरान क्या बोला जाता था, दोआब क्षेत्र बोला जाता था, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। इसको आज किस नाम से जानते हैं, इसको रायचूर दोआब का क्षेत्र कहते हैं। रायचूर दोआब का क्षेत्र, आपने ज्योग्राफी में खूब पढ़ा होगा, ये रायचूर दोआब का क्षेत्र, जहां पर कभी विजयनगर साम्राज्य जो है फैला हुआ करता था और बहमनी साम्राज्य के बीच रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर विवाद था, तो उसी जगह पर इनका साम्राज्य का क्या था, विस्तार था, ठीक है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि शिव स्कंद बर्मन जो है, इसने अश्वमेघ यज्ञ का क्या किया था, आयोजन किया था, ठीक है। देखिए आगे, तो अब हम इनके प्रत्येक शासक के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे एक एक करके कि भाई ये शासक ने क्या किया, इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, कौन कौन से कवि इसके राज दरबार में थे, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो हमने 20 मिनट का जो वीडियो बनाया है, ऐसे जो चित्र हैं, तो कमेंट्स करके मुझे आज शाम तक बता देना कि वो बोर्ड वाला प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगता है या ये प्रोजेक्टर वाला ये प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो तुमको ये मुझे कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद हम सिंह बर्मन, राजवर्धन, नरवर्धन, महेंद्र वर्धन द्वितीय, स्कंद बर्मन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो अलग विषय है, लेकिन तुमको बताना है कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।